So hello dear students, welcome to the session of ICT Virtual Classroom। ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विज्ञान विषय के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे आगे आने वाली क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण को। गुरुत्वाकर्षण हमारे पास एक क्लास 11th में भी हमको मिलेगा, ठीक है, और क्लास 11th में भी ये पूरा एक चैप्टर है। जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आपको क्लास 11th में भी मिलेंगी, उसमें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन होके मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पर इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो क्लास 11th में आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सी आसानी हो जाएगी। सो ग्रेविटेशन एक बहुत ही बेसिक फिनोमिना और हमारी डेली लाइफ में जो बहुत इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है फिनोमिना उनमें से एक है, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं अपने डेली लाइफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। इस चैप्टर में बात क्या करने वाले हैं, देखो हमने जो बात की है पिछली क्लास में, क्या आपने गति को पढ़ा? गति यानी कि मोशन। गति में हमने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु एक स्थान पर खड़ी रहती है, उसको वहां से दूसरी जगह स्थान पर अगर वो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वो गति में है ना। अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तन करती है और एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहते हैं वो गति में है ना भाई। अब हमने ये कहा था कि गति में लाने के लिए किसी वस्तु को एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है बल, फोर्स। यानी कि अगर मैं बल नहीं लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर बल नहीं लगाऊंगा तो वो वस्तु अपने आप ही गति में तो नहीं आएगी। तो फिर ग्रेविटेशन में हम इस पॉइंट को कैसे समझते हैं? ग्रेविटेशन में हम इस पॉइंट को कैसे समझते हैं? ग्रेविटेशन में हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि बल वो कारक हो गया जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं या फिर किसी वस्तु जो गतिमान वस्तु है उसकी दिशा में या फिर चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। ये बात हम समझ गए। चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, कुछ ऐसी घटनाओं का जिनको हम लोग ग्रेविटेशन की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज एक पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ गोल कक्षा में कौन चक्कर लगाता है भाई? इसके चारों तरफ गोल कक्षा में चांद घूमता है। चांद क्या है? पृथ्वी की सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है, और ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है अपने एक एक्सपेरिमेंट, एक क्रियाकलाप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, धागे का एक छोटा टुकड़ा लेना है, इसके सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधना है, ठीक है। उसके बाद धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ऐसा काम करना बहुत आसान है ना। तो जैसे आप यहाँ बीच में हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आप बीच में है ना तो बीच में आप अर्थ हैं, आप क्या है? पृथ्वी हैं, और ये जो आपके सर के चारों तरफ घूम रहा है ये मून है, ऐसे मान सकते हैं इसको। तो जैसे ये रस्सी में जो पत्थर है आपके चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ही पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रही है, ठीक है बच्चों। आप ध्यान दो, अगर आप जिस हाथ से आपने रस्सी पकड़ी हुई है इसको आप क्या कर रहे हो? हर टाइम अंदर की तरफ खींच रहे हो। करके देखना इसको, आपको जो है रस्सी अंदर की तरफ खींचनी पड़ेगी जब ये पत्थर जो है गोल गोल घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे अंदर की तरफ नहीं खींचेंगे ना तो ये रस्सी आपके हाथ से छूट जाएगी और गति करते हुए किसी भी पॉइंट पर, अगर सपोज यहाँ पर पत्थर पहुंचा, आपके हाथ से छूट गया, तो ऐसे सीधी दिशा में निकल जाएगा, दूर गिर जाएगा। कैसे निकलेगा? ऐसे घूमते घूमते नहीं निकलेगा, ऐसे सीधा जहां पे से छूटा वहीं पर से सीधा जो है निकल जाएगा और गिर जाएगा। समझ में आ रही है बात?
तो ऐसा क्यों हुआ? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ डियर स्टूडेंट्स कि आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, अंदर की तरफ जो खींचा जा रहा है चंद्रमा को, उसकी वजह से चंद्रमा जो है हर पॉइंट पर अपनी दिशा जो है परिवर्तित कर रहा है। गोलीय पथ पर हमने जो है एक समान वृत्तीय गति पढ़ी है ना, हमने एक समान वृत्तीय गति पढ़ी है। एक समान वृत्तीय गति में हम क्या समझते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट की चाल है, चाल नियत रह सकती है लेकिन वेग नियत नहीं रहता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पत्थर घूमता रहेगा इस पर, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? नियत चाल कहेंगे, नियत वेग नहीं कहेंगे। इसका वेग नियत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेग में हम दिशा को भी कंसीडर करते हैं। और ये जो वस्तु जो है, जो गोलाकार पथ पर चक्कर लगा रही है, ये हर एक बिंदु पर अपनी दिशा बदल रही है। देखो ऐसे जा रहा था इसको, अब ये सीधा, अगर दिशा नहीं बदलती तो सीधा चल जाती, तो इसने क्या करा? दिशा बदल। अब यहाँ से दिशा नहीं बदलती तो सीधे चल जाती, लेकिन इसने दिशा बदल दी। दिशा नहीं बदलती तो यहाँ से सीधे चल जाती, लेकिन दिशा बदल दी। हर एक बिंदु पर अपनी दिशा जो है गोलाकार पथ पर गति करता हुआ कोई भी कण, चाहे वो कण हो चाहे वो वस्तु हो, वो बदलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इतनी बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई कि चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है गोलाकार पथ पर, मतलब कि वो अपने जो रास्ता है उसका, गोलाकार पथ है उसका, उसके हर एक बिंदु पर अपनी दिशा बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना तो पृथ्वी से दूर जा रहा है और ना तो पृथ्वी के अंदर गिर रहा है ना। वो एक निश्चित कक्षा में जो है वो बंधा हुआ है ना, खींचा हुआ है ना। जैसे आपने यहाँ पर धागे को खींचा हुआ है, ऐसे पृथ्वी ने चांद को खींचा हुआ है, और उसका जो है, उसकी दिशा, उसकी गति की दिशा जो है हर एक बिंदु पर बदल रही है। अब इसको देखो, हमने क्या कहा था? अगर दिशा में परिवर्तन होगा, अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो उसके लिए एक बल की आवश्यकता है। तो यहां पर जो पृथ्वी द्वारा चांद को अंदर की तरफ खींचने में जो बल लगाया जा रहा है, यही बल जो है इसकी दिशा में परिवर्तन करते रहता है और इसको गोल गोल घुमाते रहता है अपने चारों तरफ, जैसे कि आप इस धागे को घुमा रहे हो, जैसे इस धागे पर पत्थर को घुमा रहे हो। ठीक है? जो ये बल लग रहा है, जो ये पृथ्वी जो है इस चांद पर बल लगा रही है, इस बल को ही हम नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आई बात समझ में? तो कौन से बल के कारण चांद जो है पृथ्वी के बंधा हुआ है और घूम रहा है चारों तरफ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है ना? समझ में आया? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। चलिए जल्दी से इनको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब समझिए आप। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि खींच करके, जैसे पृथ्वी ने चंद्रमा को अपनी तरफ खींच करके और उसको एक वृत्ताकार पथ पे घुमाने का काम किया। देखेंगे हम सबसे पहले चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा। नंबर 3, किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराने पर उसकी पृथ्वी की ओर गति। ये जो मैंने जितने भी यहां पर बातें लिखी हैं, ये सभी
घटनाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होती है। समझ में आ गई है आपको ये बात? ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमको ये घटनाएं देखने को तो मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पृथ्वी की तरफ जो है वो चंद्रमा गिर नहीं रहा है, बल्कि उसके चारों तरफ जो है घूम रहा है एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में, है ना। चलो ये बात ठीक हो गई। बल हम समझ गए कि बल की वजह से जो है इसकी दिशा में प्रत्येक समय जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातें ठीक है। अब जो है हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर कोई वस्तु गिरती है। जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है। पृथ्वी और चांद का आप समझ गए, इसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य का रहेगा, है ना, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये अर्थ है, अब अर्थ का और आपका समझते हैं, पृथ्वी के ऊपर आपका, यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आप हैं, आपके हाथ से कोई पेन छूटा, कहां गिरेगा भाई? जमीन पर गिरेगा। कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, बिल्कुल सीधा। ये पेड़ है, पेड़ पर अगर कोई एप्पल लगा होगा, ये एप्पल अगर टूटेगा तो सीधा कैसे गिरेगा? जमीन पर गिरेगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे हाथ से चाहे कोई चीज गिरे, चाहे हम खुद गिरे, चाहे पेड़ से कोई फल गिरे, चाहे छत से कोई चीज गिरे, चाहे टेबल से कोई चीज गिरे, सबकी सब सीधे सीधे कहां जा रही है भाई? सबके सब सीधे जो है पृथ्वी के तरफ जा रही है। समझ रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो? ठीक है। इस बात को समझने के लिए भी हम गुरुत्वाकर्षण बल का सहारा ले सकते हैं। हमने ये बोला कि पृथ्वी जो है अपने केंद्र की तरफ सारी वस्तुओं को खींचने का काम करती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक वैसे जैसे ये चांद को जो है अपनी तरफ खींचने का काम कर रही थी ना, ऐसे ही इन सारी चीजों को अपने केंद्र की तरफ खींचने का काम कर रही है। तो चांद पर तो क्या कर रही है? चांद पर बल लगा करके इसको अपनी एक विशेष कक्षा में जो है घुमा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जो है पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। तो ये गिर करके जब पृथ्वी इनको खींचती है, जैसे इस चांद को खींच रही है, तो ये सीधे क्या हो जाती है? पृथ्वी के सतह पर आकर के गिर जाती है। बात समझ में आई है या नहीं आई? तो गुरुत्वाकर्षण बल देखो हमको कहां कहां दिख रहा है। पृथ्वी पर जो भी चीजें गिर रही है हमको वहां भी दिख रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष में भी दिख रहा है। मतलब कि ये जो बल है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हमको जो चीजें दिख रही हैं वहां पर भी लागू है, और जो चीजें हमको नहीं दिख रही है, इस ब्रह्मांड की वस्तुएं, पृथ्वी से बाहर की वस्तुएं, वहां पर भी ये लागू होता है, ठीक है। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में हम इसको पढ़ते हैं। एक नियम है जो हमको ये बताता है कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जो हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है। चलिए, ये बात किसने बताई थी भाई? ये बताई थी न्यूटन ने। और न्यूटन ने ये बात कैसे बताई थी? न्यूटन एक दिन पार्क में बैठे हुए थे, उनके सामने एक पेड़ था, पेड़ पर एक फल लगा हुआ था सेब का, ठीक है, और वो सेब जो है ऐसे ही गिरा सीधे जमीन पर टूट करके। यहाँ पर न्यूटन बैठे हुए थे, ठीक है। अब न्यूटन ने देखा और बोला कि ये फल जो है सीधा नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, सीधे डायरेक्शन में। ये ना तो ऐसे गया, ना ऐसे गया, ना ऊपर गया, ना अपनी पोजीशन, ना ये ऐसे ऐसे गिरा, सीधा ही क्यों गिरा? मतलब क्वेश्चन आ गए दिमाग में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन जो है माइंड में आ गए। उसके बाद इन्होंने ये बात बताई कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ये सेंटर है ना, इसकी ओर खींचती है, जैसे यहाँ पर ये फल को खींचा, ठीक है। और जो बल पृथ्वी जिस बल से इनको वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स जल्दी से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कार्य करता है। यह आकर्षण बल है। कैसा बल है भाई? आकर्षण मतलब खींचने का काम करेगा। एवं इसका परिमाण, अब इसको नापेंगे कैसे? उसके लिए हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दे रखा है। तो 2 पॉइंट्स में हम इसको नापेंगे। नंबर 1 पॉइंट, एवं इसका परिमाण। नंबर 1, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इनका जो परिमाण है, अभी इसको समझाऊंगा मैं, अगर आपको याद करना है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इस बात को समझते हैं। अब इस बात को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। 2 वस्तुओं को मतलब वो कैसी भी हो सकती हैं, आप भी हो सकते हो, है ना, और कोई गाय भी हो सकती है, कोई भैंस भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, कोई पहाड़ भी हो सकता है, कोई मेज भी हो सकता है। बट मैंने दोनों को गोल गोल बनाया है। जरूरी नहीं है दोनों की दोनों वस्तुएं जो है वो गोल होंगी, ठीक है। तो एक वस्तु कुछ ऐसी है, एक वस्तु कुछ ऐसी है, ठीक है। और इसका सेंटर जो है वो कुछ ऐसा है और इसका केंद्र कुछ ऐसा है, और इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है वो ये है। समझते जाएंगे, बिल्कुल समझते जाएंगे बात को, सारी चीजें आज समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देखो, ये पहली वस्तु है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना भाई। मैंने ले लिया सपोज इसका द्रव्यमान m1 है। ये दूसरी वस्तु है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना भाई। मैंने ले लिया इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने मान लिया, ये सपोज है कितनी, यहां से लेकर और यहां तक।
ये डिस्टेंस है सपोज स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर से लिख लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। दो वस्तुएं ली मैंने, दोनों का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, एक का द्रव्यमान m2 है, एक का द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इनके बीच में कौन सा बल कार्यरत होगा भाई? आकर्षण का बल। मतलब ये वस्तु, ये वाली वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी ऐसे, और बदले में ये वस्तु भी इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी ऐसे। दोनों के दोनों अपने एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये बात ध्यान रखना, कोई एक नहीं करेगा, दोनों के दोनों करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। यहां पर कौन सा बल कार्यरत है? अभी अभी हमने पढ़ा, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है Fg। अब यहां पर हमें न्यूटन ने बताया कि जो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, कैसे पता लगाओगे कितना बल लग रहा है? तो इन्होंने कहा नंबर वन बात, जो ये बल है ना F, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, तो गुणनफल कैसे करते हैं भाई? मल्टीप्लाई करते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है। अभी आप सिर्फ बातों को समझो। क्या बोला? पहला पॉइंट बोला था दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर लिखा हुआ है, सॉरी, अनुक्रमानुपाती के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का निशान क्या है भाई? ये है। और दूसरी चीज बोली जा रही है यहां पर, सेकंड चीज बोली जा रही है कि ये दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखें? दूरी के वर्ग के। तो दूरी r है, उसका वर्ग स्क्वायर मतलब r स्क्वायर हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती को हम ऐसे लिखते हैं 1 के बटे में, निशान वही लगाते हैं बट हम उसको 1 के बटे में लिखते हैं। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, ये जो दो बातें बोली हुई इनको मिला करके अगर मैं एक बात लिखना चाहूं इससे, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मैं यही तो लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दोनों को मिला करके एक बात यही तो बनेगी, अपॉन में r स्क्वायर आ गया। अब जब हम ये अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। बराबर का मतलब आपको पता है, लेकिन एक शर्त है कि इसके साथ एक नियतांक भी लगेगा। हर जगह पर नियतांक अलग अलग लगता है। यहां पर हम जो नियतांक लगाते हैं वो लगाते हैं कैपिटल G। इतनी बात बस आपको अभी अपने दिमाग में रख लेनी है। पॉइंट दर पॉइंट में सारी चीजें जो है समझाता जाऊंगा। इतना सबको समझ में आ गया? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है। ये जी क्या है भाई? अभी जी को भी बताना पड़ेगा हमें। जहां जी एक क्या है? नियतांक। मैंने बोला था नियतांक होगा, और यहां पर हम इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बात समझ में आ रही है? तो जी क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उससे हमको एक वैल्यू जो मिली है वो ये मिली है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हम ये कह सकते हैं इन दोनों वस्तुओं के बीच कितना बल लग रहा है? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको अभी क्वेश्चन में करके भी दिखाएंगे हम, अभी क्वेश्चन में करके दिखाएंगे भी इसे हम, ठीक है। बट फिलहाल यहां पर हम अपनी बात को एंड करते हैं। और यहां पर हमारे दिमाग में अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं। हमने क्या बात कही? हमने कही कि भाई अगर ये वाली वस्तु m1 जो द्रव्यमान है जिस वस्तु का, इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये वस्तु भी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। बात ठीक है, चलो दोनों के दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही तो आकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही तो है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जैसे सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, धरती माँ है, ठीक है। अब इस धरती माँ को देखो, यहां पर हमने सपोज क्या करा, यहां पर हमने एक सेब इसके ऊपर गिरता है, एक सेब इसके ऊपर, सेब बाद में करते हैं, सेब की बात बाद में करते हैं। पहले यहां पर एक चांद है, एक चांद घूम रहा है, ठीक है। हमारा जो चंदा मामा है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये रहा।
हमने बोला पृथ्वी क्या करती है, इसको भाई अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना। क्या चांद भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है? क्या चांद भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है? आंसर है यस। आंसर है यस, चांद भी जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता भाई? पृथ्वी हमारी चांद की तरफ जानी चाहिए ना, जब हमको कोई अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी तरफ जाना चाहिए, है ना। तो अगर चांद पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है, तो पृथ्वी को चांद की तरफ जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? कारण है चांद का जो द्रव्यमान है ना, चांद का जो द्रव्यमान है वो कम है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित तो करती हैं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित तो करती हैं, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा वो ज्यादा आकर्षित करेगा, वो वाला आकर्षण हमको देखने को मिलेगा। बाकी जिसका द्रव्यमान कम, वहां पर भी आकर्षण बल लगेगा, वहां पर भी हमको बॉडी जो है खींचती हुई दिखाई देगी, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे उस बात को। मतलब कि यहाँ पर चांद जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी चांद को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन द्रव्यमान किसका ज्यादा है भाई? पृथ्वी का। तो हमको दिख पा रहा है, हम देख पाते हैं कि पृथ्वी, चांद जो है पृथ्वी की तरफ खिंचा हुआ है, लेकिन चांद का द्रव्यमान कम है, तो हम ये नहीं देख पाते कि पृथ्वी चांद की तरफ खींची चली जा रही है। ठीक है, ना के बराबर खींची चली जाती है, बिल्कुल बहुत कम। अब इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं, चांद को हटा देते हैं यहां से, चांद की जगह पर दूसरी और कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं जिस पर जो है ये काम करता है, जिस पर ये गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और वो है एप्पल। वो है एप्पल। चलो इस पर अप्लाई करके देखते हैं चीज। ये एप्पल जो है, क्या ये एप्पल जो है पृथ्वी की तरफ खींचा चला जाएगा? क्या ये सेब जो है पृथ्वी की तरफ खींचा चला जाएगा टूटने पर? आंसर है यस। पृथ्वी इसे अपने केंद्र की तरफ खींचेगी, लेकिन ये पृथ्वी की सतह पर ही कहीं गिर जाएगा, सरफेस पर गिर जाएगा कहीं, है ना, जमीन के ऊपर गिर जाएगा। अब आंसर, क्वेश्चन दूसरा है, क्या ये सेब भी इस पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है? आंसर है यस। गुरुत्वाकर्षण के नियम से हर एक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि सेब का द्रव्यमान बहुत कम है भाई, सेब का द्रव्यमान कम है और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। मैंने क्या कहा? कौन सा हमको दिखेगा, कौन आकर्षित करता हुआ दिखेगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरफ हमको चीजें जाती हुई दिखेंगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो हमको नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। बात समझ में आई है आपको? तो इस हिसाब से इन चीजों को ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है पता लग पाया होगा। तो आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा आज की क्लास में। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। घर से इन चीजों को रिवाइज जरूर कीजिएगा एक बार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।